नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबूही जाफ़र। आज की हिंदी काव्य गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, काव्य गोष्ठी क्या होती है? एक हिंदी साहित्य की यह एक महत्वपूर्ण विधा है, जहाँ कवि अपनी कविताओं को प्रस्तुत करते हैं और श्रोतागण उनसे जुड़ते हैं। यानी कि एक ऐसा मंच जिससे हम अपनी कविताएँ, अपनी भावनाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैं आभारी हूँ अनुपमा मैडम की, अजय सर की और रूपाली मैम की और जो हमारी एडमिन टीम है पोएज़ी टेल्स की, उन सब की जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम आज इस काव्य गोष्ठी के माध्यम से अपनी कविताएँ प्रस्तुत कर सकें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सावन का महीना है, तो सावन के महीने में थोड़ा-बहुत गाना-वाना तो चलता है और कविताएँ भी थोड़ी ऐसी रहती हैं प्यार-मोहब्बत वाली। तो मैं शुरुआत एक अपने फ़ेवरेट गाने से करना चाहती हूँ। आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे सावन के इस हिंदी काव्य गोष्ठी की शुरुआत मैंने करने की कोशिश की है। तो ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी कनुप्रिया शोभनाथ चौहान जी को, जो हमारी बहुत पुरानी और सबसे आदरणीय मेंबर है हमारी पोएज़ी टेल्स की। और मैं आभारी हूँ कि ये लगभग सभी काव्य गोष्ठियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। बहुभाषी होने के साथ लेखन, नृत्य, संगीत, चित्रकला, पाककला तथा बागवानी का शौक रखती हैं। पिछले 34 सालों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। ज़िंदगी से जो कुछ भी इन्होंने पाया है, ये अपने विद्यार्थियों को सिखाना चाहती हैं और हम लोग भी इनसे काफ़ी सारी एक कह सकते हैं कि लेसन्स, टीचिंग्स हम लोग इनसे सीखते रहते हैं। जिस तरह से ये हमेशा एंथुसियास्ट में अपना आराम से बढ़िया से एकदम पोएम प्रेज़ेंट करती हैं। तो कनुप्रिया जी, प्लीज़ आप अपनी कविता प्रस्तुत करिए। कनुप्रिया जी, आप हमें सुन पा रही हैं? प्लीज़ स्टार्ट करिए। शुरू करूं मैं? जी। जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सारे गुरु तुल्य मनीषियों को आज के गुरु पूर्णिमा के सिलसिले में सबको शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी पहली कविता पेश कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है नजाकत। नजाकत गौर करने वाली हकीकत है। ध्यान से सुनिएगा। नजाकत गौर करने वाली हकीकत है। बस एक नजर देख लो इस अंदाज से कि चारों खाने चित समझ लीजिए। कुछ नहीं तो फिदा जरूर हो जाएंगे उम्र भर के लिए। कुछ नहीं तो फिदा जरूर हो जाएंगे उम्र भर के लिए। मृग नयनी या चंद्रमुखी होने से मत समझ बैठना आप में नजाकत का हुनर आ गया। मृग नयनी या चंद्रमुखी होने से मत समझ बैठना आप में नजाकत का हुनर आ गया। हिरनी की चाल, लबों पर घुलता शहद, आंखों में शर्मो हया, अदा भरी नजरों का उठना और झपकना, हाय अल्लाह कहना, फिर हाथों से चेहरे को छिपा लेना, कनकियों से बाण चलाना, पलट कर देखना, जुल्फों को झटकना, खरे उतरते हैं नजाकत के पैमाने पर। खरे उतरते हैं नजाकत के पैमाने पर। नजाकत सिर्फ खातूनों की बपौती नहीं है। नजाकत सिर्फ स्त्रियों की बपौती नहीं है। मर्द आंखों के समुंदर में डुबकियां लगाने में बड़े माहिर होते हैं। जानिए जनाब, मर्द आंखों के समुंदर में डुबकियां लगाने में बड़े माहिर होते हैं। जानिए जनाब, उनकी आंखों से आंखें मिला लो तो जाने, उनकी आंखों से आंखें मिला लो तो जाने, कसम खुदा की शर्म से न डूबे तो मान जाएंगे। इशारों में दिल का हाल सुना जाते हैं। इशारों में दिल का हाल सुना जाते हैं।
तारीफों के जुमले पेश किए जाते हैं, आप उनके ख्यालों में सपने बुनने लगते हैं, आंखें मुलाकात के बहाने ढूंढने लगते हैं। खुदा की नायाब देन का असर बरखुरदार, खुदा की नायाब देन का बरखुरदार चाहकर भी जहन से निकाल नहीं पाएंगे। जिंदगी के उन हसीन पलों की नजाकत का खुमार, जिंदगी के उन हसीन पलों की नजाकत का खुमार चाह कर भी आखिरी दम तक भुला नहीं पाएंगे, चाह कर भी आखिरी दम तक भुला नहीं पाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया कविता कनुप्रिया जी, जिसमें आपने बहुत प्यार से ये प्रेज़ेंट किया है कि नज़ाकत सबके बस की बात है नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं अपनी अगली जो प्रतिभागी है, उनको मैं बुलाना चाहती हूँ, शशिकला जी को। शशिकला जी भी हमारी काफ़ी आदरणीय और हमारी बहुत पुरानी मेंबर हैं पोएज़ी टेल्स की। बचपन से ही इन्हें ड्रामा, डिबेट, तत्काल भाषण, खेलकूद, ट्रैकिंग और भी अनेक रचनात्मक गतिविधियों में रुचि रही है, जिसमें उन्होंने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। हाल ही में आपकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, भावनाओं की गुनगुन, शब्दों में छलकी, शब्द थोड़े, अर्थ गहरे। 8 साल से वे कई समूहों, अंतर्राष्ट्रीय समूहों, मुंबई और आसपास के ओपन माइक में स्टोरी टेलिंग, काव्य और मुक्त छंद का पाठ भी कर रही हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही बात है मैम, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जब भी उन्हें अवसर मिले, वो मुस्कुराकर उत्साह के साथ उसका स्वागत करती हैं। तो मैडम हम भी आपका स्वागत करते हैं। कृपया अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद इतना सुंदर परिचय देने के लिए। सबसे पहले मैं पॉजिटिव्स अनुपमा मैम और पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ कि मुझे कविता पर मंच पर कविता सुनाने का मौका दिया। आज गुरु पूर्णिमा है तो सबको गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छाएं। और यही एक ही वाक्य में कहना चाहती हूँ कि जिंदगी जैसा कोई गुरु नहीं, जिंदगी जैसा कोई गुरु नहीं होता। मेरी कविता शुरू करने से पहले मेरी आदत के अनुसार मैं एक छोटा सा मुक्त छंद सुनाती हूँ और फिर मेरी कविता। आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, आईने में खड़ी खड़ी मैं सोचूं, आंखों में आंसू, आईने में खड़ी खड़ी मैं सोचूं, अपने आप को मैं कोसूं तो क्यों न कोसूं, अपने आप को मैं कोसूं तो क्यों न कोसूं, इन चार दीवारों और सबके नखरे झेलते झेलते, इन चार दीवारों और सबके नखरे झेलते झेलते, अपने दिल को सबसे ज्यादा मैंने ही तो दिखाया, अपने दिल को सबसे ज्यादा मैंने ही तो दिखाया, सबसे ज्यादा मैंने ही तो दिखाया। थैंक यू। अभी मैंने अभी 1 महीने से पुरानी कविताएं सुनाना शुरू किया है क्योंकि उनका नंबर ही नहीं लगता है, नई नई लिखते जाते हैं। तो मेरी आज दोनों कविताएं पुरानी है और उम्र के हिसाब से बोलने में कुछ गलती हो जाए तो पहले ही क्षमा चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है ब्लैक बोर्ड। हम ब्लैक बोर्ड पर क्या शुरू से सीखते हैं ये मैंने बताया है, और हमारी तकदीर भी ब्लैक बोर्ड जैसी काली, मतलब अंधकार पटल होता है, हमें कुछ मालूम नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। ब्लैक बोर्ड जैसा ही सुनिए। ब्लैक बोर्ड। अनेक टीचर, अनेक बच्चे, अनेक टीचर, अनेक बच्चे, बस एक ही ब्लैक बोर्ड, बस सिर्फ एक ही ब्लैक बोर्ड, पीढ़ी दर पीढ़ी कितनों को ज्ञान देता एक ही ब्लैक बोर्ड, पीढ़ी दर पीढ़ी कितनों को ज्ञान देता एक ही ब्लैक बोर्ड। क्लास में एक ही ब्लैक बोर्ड होता है ना। सालों साल चलता, घिसता, रोजी रोटी का भी क्रम चलाता, रोजी रोटी का भी क्रम चलाता, पहले लिखा दिमाग में उतरता, मिटाकर फिर दूसरा नया कुछ लिखता, तब तक नहीं मिटता जब तक दिमाग में नहीं उतरता है, फिर दूसरा नया कुछ लिखता। सालों साल यही क्रम चलता, सालों साल यही क्रम चलता, जीवन सबका बनता जाता, गढ़ता जाता, ढलता जाता, जीवन सबका बनता जाता, घड़ता जाता, ढलता जाता। इस काले ने ही दिया बचपन में उज्जवल ज्ञान अपार, इस काले ने ही दिया बचपन में उज्जवल ज्ञान अपार, फिर भी काला रंग क्यों बदनाम, फिर भी काला रंग क्यों बदनाम, मूर्ख है, मूर्ख है, काला अक्षर भैंस बराबर, मूर्ख है, काला अक्षर भैंस बराबर, काली काले बोर्ड, काली स्लेट पर ही लिखकर ज्ञान पाया जग भर का, ज्ञानी कहे, ज्ञानी कहे, काले बोर्ड,
काली स्लेट पढ़ी लिख कर ज्ञान पाया जग भर का, मानो तो हम सबका भविष्य ब्लैक बोर्ड जैसा काला अंधकारमयी अनिश्चित। मानो तो हम सबका भविष्य ब्लैक बोर्ड जैसा ही काला अंधकारमयी अनिश्चित। आगे क्या हर कोई इससे अनजान, आगे क्या हर कोई इससे अनजान। आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले एक एक कर पर्दे खुलते जाते नित रोज। आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले एक एक कर पर्दे खुलते नित रोज। करते हम रोज संघर्ष इस तकदीर रूपी काले पर्दे से, करते हम नित रोज संघर्ष इस तकदीर रूपी काले पर्दे से। जो हिम्मत हौसले दृढ़ता पूर्वक करता पटल पर लिखे का सामना, जो हिम्मत हौसले दृढ़ता पूर्वक करता पटल पर लिखे का सामना, रोज अनुभव से नया नया सीखकर होता आखिर वही सफल। होता अनुभव से नया नया सीखकर होता आखिर वही सफल। इस अनजान अनिश्चित पटल को हराकर, इस अनजान अनिश्चित पटल को हराकर, ठीक वैसे जैसे ये काला ब्लैक बोर्ड हमें बनाए सफल, ठीक वैसे ही जैसा ये काला ब्लैक बोर्ड बनाए हमें सफल, काला ब्लैक बोर्ड बनाए हमें सफल। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति शशिकला जी। लेकिन जैसे श्याम पट्ट की हम बात करते हैं, उस पे हम सफेद चौक से लिखते हैं, क्योंकि जहाँ हाँ अंधकार होता है, उसमें हाँ थोड़ी-सी भी एक अगर रोशनी की किरण होती है, तो वो बहुत अच्छे से हमें दिखाई पड़ती है। और वही श्याम हाँ पट्ट एक प्रतीक है कि जिस तरह हमारी ज़िंदगी में जितना भी अंधकार हो, जब हम उस पे सफेद चॉक से लिखते हैं, तो वो अंधकार में हाँ, वो रोशनी की किरण आ जाती है। तो सही आपने बात है, बहुत सुंदर, वही काम। हाँ, और ये गुरु सही पूर्णिमा बात के है। दिन आपने बहुत प्यारी कविता प्रस्तुत की है। बहुत ही एकदम जिसको बोलते हैं कि जो समय के और आज के दिन के अनुसार आपकी कविता है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी। अ, तो काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगी अभिलाषा अरुण जी को, जो पुणे से आती हैं, एक गृहिणी हैं। साहित्य से इनका बचपन से ही रुझान था, लेकिन शादी के बाद इनका लिखना थोड़ा कम हो गया था, पर 2020 के बाद पुनः इन्होंने लिखना शुरू किया है। अपने आस-पास समाज को छूती घटित घटनाओं पर लिखना पसंद करती हैं, और आज इनके पास कविताओं का संग्रह तो बहुत है, पर पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं किया। कोई बात नहीं मैम, काव्य संग्रह में आपकी पोएम जा रही है ना, दैट इज मोर देन एनफ। अपनी पुस्तक थोड़ा लेट हो ही जाता है, मेरी भी आज तक कोई पुस्तक पब्लिश नहीं हुई, काव्य संग्रह बहुत है। संवेदनाओं को बखूबी अपने मुक्तक व कविताओं में जीती हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर लाइव और ऑनलाइन काव्य पाठ कर अनेकानेक सम्मानों व पुरस्कारों ने इनके आत्मविश्वास व हौसले को बढ़ाया है। अच्छा साहित्य, कविता सृजन आज भी इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये अवशेष जीवन में समाज व राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर लिखने व करने की अभिलाषा रखती हैं। तो मैडम, जैसा आपका नाम है वैसा आपका काम है। अभिलाषा जी, कृपया अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। नमस्कार सभी जितने मंच में हैं, उनको सब गुरु पूर्णिमा की बधाई। और नेटवर्क काम ठीक से करने की वजह से थोड़ा मैं लेट जुड़ पाई हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो आज की मेरी कविता है संवाद। बहुत सारे रिश्तों का क्या संवाद होता है, उस पे है मेरी। मौन भरे सब रिश्तों से संवाद जरा तुम कर लेना, मौन भरे सब रिश्तों से संवाद जरा तुम कर लेना, बिखरे रिश्तों की गांठों से तुम संशय सभी मिटा देना। रिश्तों की गहराई तो बस बिरले लोग ही नाप सके, रिश्तों की गहराई तो बस बिरले लोग ही नाप सके। हृदय द्वार कब विचलित हो कुछ बिरले लोग ही भाप सके, हृदय द्वार जब विचलित हो कुछ विरले लोग ही भाप सके। विचलित मन जब कुछ कह पाता व्याकुल मन तब न रह पाता, विचलित मन जब कुछ कह पाता व्याकुल मन तब ना रह जाता। रिश्तों की आंख निचोली में संबोधन सब समझा जाता। सांकेतिक भाषा पढ़ लेना हर दिल के बस की बात नहीं, सांकेतिक भाषा पढ़ लेना हर रिश्तों के बस की बात नहीं। मुखरित जब तक ये मौन नहीं
जग के रिश्तों का कोई मोल नहीं। जब अंतर मन में दूरी हो जब अंतर मन में दूरी हो तो तब सब संवाद जरूरी है। शब्द अर्थ का ज्ञान न हो तो तब सब संवाद अधूरा ही है। शब्द अर्थ खोने से पहले शब्द अर्थ खोने से पहले हर संवाद जरूरी है। हर रिश्ते को खोने से पहले हर संवाद जरूरी है। हर संवाद जरूरी है। ये मेरी एक छोटी सी रचना थी, क्योंकि बोला गया था एक छोटी ही रचना रखिएगा। बहुत ये सुंदर मेरी आज की संवाद मैम बहुत जरूरी है ही मैसेज के साथ आपकी ये रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर बात ना बन रही हो दिल की बातों से, तो मुंह से वो बातें कह देनी चाहिए। बेटर कि जरूरी लेट है। ना हो। हाँ, इससे लेट होने तब से तो अच्छा है कि आप बोल दीजिए। बहुत ही हाँ, खत्म गहरी हो और हाँ, चीजें उसके बिल्कुल, पहले। ठीक जी। बिल्कुल सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है। जो भी गलतफ़हमियाँ हैं या जो कुछ भी है, उसका एक जीवन में चाहे पॉज़िटिव रिज़ल्ट निकले, चाहे नेगेटिव निकले, देयर शुड बी एन कुछ भी एंड फॉर। हाँ, कुछ भी हो, एक आपको एंडिंग चाहिए, हम्म, वरना आप अंदर से परेशान रहते हो। तो बेटर कि जी जी। वी शुड टॉक। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि हमारी काव्य गोष्ठी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही जिसको बोलते हैं धुआंधार, धांसू काव्य गोष्ठी हो रही है। हम लोग की सब बहुत बढ़िया-बढ़िया कविताएँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब इसी सीक्वेंस में मैं बुलाना चाहूँगी अल्पिता घोंगे जी को, जो भोपाल में रहती हैं। इनको कहानियाँ, कविताएँ और कोर्स लिखने का शौक है। सन 2004 से ये लेखन कार्य में सक्रिय हैं। इनकी कहानियाँ, लेख और कविताएँ पत्रिका और दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो चुकी हैं। इनको एंकरिंग करने का भी शौक है और ये कोलार महाराष्ट्र मंडल भोपाल के कार्यक्रमों में एंकरिंग भी करती रहती हैं। तो अल्पिता जी, स्वागत है आपका। कृपया अपनी कविता प्रस्तुत करिए। सभी को नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की मेरी पहली कविता का शीर्षक है खुद से भी मिलो कभी। खुद से भी मिलो कभी। सबका ख्याल तुम रखती हो, सबका ख्याल तुम रखती हो, कभी खुद का भी रखा करो, कभी खुद का भी रखा करो। सभी के लिए सोचते सोचते खुद का अस्तित्व भी ढूंढा करो, सभी के लिए सोचते सोचते खुद का अस्तित्व भी ढूंढा करो। माना कि तुम घर की बहू हो, माना कि तुम घर की बहू हो, कर्तव्य निभाना जानती हो। सभी की पसंद जानते हुए कभी, सभी की पसंद जानते हुए कभी खुद की भी पसंद क्या है बता सकती हो। ननद देवर दोस्तों के को भी अपनेपन से वक्त देती हो, ननद देवर के दोस्तों को भी अपनेपन से वक्त देती हो। खुद की सहेलियों के लिए भी कभी वक्त निकाल पाती हो, खुद की सहेलियों के लिए भी कभी वक्त निकाल पाती हो। बच्चों के ख्वाबों को पूरा करना तुम्हारा सपना है, बच्चों के ख्वाबों को पूरा करना तुम्हारा सपना है। मैंने भी कुछ सपने संजोए थे, मैंने भी कुछ सपने संजोए थे। क्या यह बात तुम याद रख पाई हो, क्या यह बात तुम याद रख पाई हो। पति की तरक्की हो जाए, पति की तरक्की हो जाए, इसलिए रोज पूजा पाठ करती हो, पति की तरक्की हो जाए इसलिए रोज पूजा पाठ करती हो। पर नए टेक्नोलॉजी से जुड़ना टालकर क्या खुद की तरक्की कर पाई हो, पर नए टेक्नोलॉजी से जुड़ना टालकर क्या खुद की तरक्की कर पाई हो। कदम कदम पर आगे बढ़ने के लिए, कदम कदम पर आगे बढ़ने के लिए सभी को प्रेरित करती हो, पर खुद की इच्छाओं को मन में दबाकर क्यों पीछे रह जाती हो, पर खुद की इच्छाओं को मन में दबाकर क्यों पीछे रह जाती हो। नारी तुम शक्ति हो, नारी तुम शक्ति हो पूरे परिवार की, तुम्हारे भरोसे पूरा परिवार है। नारी तुम शक्ति हो पूरे परिवार की, तुम्हारे भरोसे पूरा परिवार है। पर पंख लगते ही सब उड़ जाएंगे,
पर पंख लगते ही सब उड़ जाएंगे और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, क्या यह तुम जान पाई हो? सीखने की कोई उम्र नहीं होती, यह तुम जान पाई हो? बहुत बढ़िया। अप, अपने मन से सवाल करो, अपने मन से सवाल करो, खुद तुम्हारा मन क्या चाहता है? खुद हम्म। तुम्हारा क्या चाहता है? अपनी पसंद का कार्य ढूंढकर, अपनी पसंद का कार्य ढूंढकर अपना अस्तित्व तुम्हें स्वयं ही बनाना है, अपना अस्तित्व तुम्हें स्वयं ही बनाना है। बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना कि किस प्रकार एक पत्नी, माँ, ये लोग ना अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भूल जाती हैं। इनको सिर्फ अपना हाँ पति, बच्चे और उनके सपने दिखाई देते हैं और अल्टीमेटली यही लोग अकेली रह जाती हैं। इनके सपने कहीं पीछे छूट जाते हैं और इनको ध्यान ही हाँ नहीं रहता कि कब कहाँ छूट गया, कैसे छूट गया। बहुत ही हाँ, बहुत सुंदर रचना। इसी के ऊपर मैंने हाँ लिखने की कोशिश की है कि एक घर में हुँ, पूरा परिवार संभालते हुए अपने खुद का सब भूलकर, मतलब तबीयत भी खराब हो तो हम लोग भी ऐसे ही है कि बाकी सबका ध्यान रखेंगे, अपना जाने हाँ, दो, ऐसा करके करते जाते हुँ। हैं बहुत सुंदर। इसके। फ़ीवर में स्त्री भी का काम होता रहता है। सच्चा जीवन बताया आपने, स्त्री का वास्तविक जीवन का वर्णन किया है। हुँ, हाँ, मतलब स्त्री और माँ के ऊपर लिखना बहुत पसंद करती हूँ मैडम मैं, ऐसे। हाँ, कोशिश करूँगी मतलब कभी-कभी सुनाने की। आप नहीं बहुत इसके सुंदर बाद है। आज की हाँ, अभी आज की हमारी हिंदी काव्य सम्मेलन को अपने बेहतरीन सूत्र संचालन से बांध कर रखने वाली हमारी आज की एंकर मैडम है डॉक्टर सुबुही जाफर जी, जो वाराणसी की रहने वाली है। आपने एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से किया है। मैडम ऑन्कोलॉजिस्ट है और अभी वाराणसी में ही कार्यरत है। बचपन से ही मैडम की रुचि साहित्य में रही है। इसका उदाहरण यह है कि मात्र 14 साल की उम्र में मैडम ने अपनी पहली कविता लिखी थी, जिसका शीर्षक था कहीं नहीं प्रकाश था। बहुत शीर्षक से ही ऐसा लग रहा है कि कविता बहुत अच्छी लिखी होगी आपने। और एक शायरी भी इन्होंने लिखी थी, उसका नाम था लम्हा। आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण साहित्य से थोड़ी दूर हो गई थी, पर कहते हैं ना, जिस कला का हमें शौक होता है उसके लिए वह व्यक्ति समय निकाल ही लेता है। ऐसे ही मैडम ने 2 वर्ष पहले एशियन लिटरेसी सोसाइटी ज्वाइन की। सुबह मैडम की सखी नामक कविता को फिर पुरस्कार भी मिला। तभी से मैडम की कई कविताएं अलग अलग संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। लिस्ट तो बहुत बड़ी है, पर समय का ध्यान रखते हुए कुछ मैंने इसमें से लिए हैं नाम मैडम के परिचय में से। पहले इसका संग्रह का नाम है काव्य मंजूषा। दूसरे संग्रह का नाम है इनक्रेडिबल इंडियन। थर्ड है गाइडिंग लाइट ऑन अवर अर्थली पाथ। फिर है यू कैन नॉट रिप्लेस, लिसन टू हर साइलेंस। ऐसे इस प्रकार के कई संग्रहों में मैडम की, अपने एंकर मैडम की कविताएं प्रकाशित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त समाज में कैंसर जैसी बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने का बहुमूल्य कार्य मैडम कर रही है। मैडम, आप तो बहुमूल्य प्रतिभा की धनी है और आपसे अब मैं निवेदन करूंगी कि आप अपनी कविता का वाचन करें। हम बहुत उत्सुक है सुनने के लिए। धन्यवाद अल्पिता जी, इतना सुंदर परिचय देने के लिए और बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जो मेरी पहली कविता है वो मैंने सावन के ऊपर चूज़ करी है। तो इसका शीर्षक है सावन के झूले। कविता कुछ इस प्रकार है। उन्मत्त पवन बह चली, देखो जमुना पार, आंचल में लिपटी हुई, करने साज श्रृंगार। हिंडोलों को पंख लग गए, लहराए वो बार-बार, मन भी हो चला मयूर सरीखा, नाचे बारंबार। तरुओं के तन पर वर्षा की बूंदें करने लगी सौम्य प्रहार, छन छन कर पत्ते भी मिलकर गाएं राग मल्हार। कलियां भी खिल उठी हैं, करने नवजीवन निर्माण, पक्षी कर रहे हैं कलरव, गा रहे हैं मिलन का राग। हे प्रिय,
लौट आओ तुम करने प्रेमालाप, मन हो चला है बसंत, आतुर है करने परिरंभण हास परिहास। वर्षा का शीतल जल बुझा न पाए मन की प्यास, तुम बिन जिया लागे ना, चाहे बस तेरा ही आभास। है शिव पार्वती का प्रणय बंधन, राधा कृष्ण भी करें आलिंगन, हरी चूड़ियां लहरिया चुनरी, बढ़ा रही मेरा यौवन। पायल की मधुर सरगम पर इत्र आया है सावन, प्रेम रस की है या कहानी, हो न जाए रंग भंजन। मन व्याकुल आतुर चाहे केवल तेरा ही स्पर्श, हृदय तरंग भी है प्रतीक्षार्थी, चंद्रमा भी चाहे प्रेमालिंगन। सावन के इस झूले को ठेलना तुम इस प्रकार, प्रीत मिलन की रुत प्रेम की रहे अमर अनंत काल। प्रीत मिलन की रुत प्रेम की रहे अमर अनंत काल। धन्यवाद। बहुत सुंदर सावन के त्योहार के बहुत सारे। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर सावन का वर्णन। शब्द। हाँ, एक जी, एक शब्द का प्रभाव बहुत अच्छा था मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छी। थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू। सावन का वर्णन। जी, तो अब काव्य गोष्ठी को आगे बुलाना चाहूंगी, आगे बढ़ाना चाहूंगी और मैं बुलाना चाहूंगी मनाली जी को, जो नवी मुंबई से हैं। इनको बचपन से ही लिखने का शौक है और अलग-अलग विषयों पर कविताएं और कहानियां लिखती हैं। इनकी कविताओं का संग्रह पिछले साल एक किताब प्रकाशित हुई है, मन, जो अमेज़न पे अवेलेबल भी है। लिखने के अलावा ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में नौकरी करती हैं और कथक नृत्य और ट्रैकिंग भी करती हैं। ये थिएटर कलाकार के तौर पर 3-4 हौसी नाटक प्रतियोगिता में अभिनय भी किया है और एक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है इनको। और मनाली जी, हम सब आपको सुनने के लिए बेहद आतुर हैं। कृपया अपनी कविता प्रस्तुत करिए। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मैंने आज पहली कविता बारिश पे लिखी है, सावन पे, आप ही की तरह। मेरी कविता का शीर्षक है बारिश और प्यार। कैसे उन दोनों को जोड़ा गया है। बरखा की ये पहली बूंदे, जैसे पहले प्यार की फुहार, सौंधी सी ये खुशबू मिट्टी की, जैसे वो पहली बार का छूना, समा का यूं बदलना, जैसे दो नजरों का पहली दफा मिलना, बादलों का धूप से यूं खेलना, जैसे दो मासूम दिलों का नजरें चुराना, हवाओं का यूं मचलना, जैसे सांसों का तरसना, आसमां से बरसती घटाएं, जैसे मोहब्बत में फिसलते आंसू। बरसात के जलवे से हरियाली खिल उठी, जैसे प्यार में अनखिली मुस्कान निखर आती है। धरती का हर अंग महकने लगा, जैसे दो अनजान बहकने लगते हैं। झरने के बहते सफर में पहली बार मिले वो, कागज की कश्ती संग बहते चले वो। बूंदों का रंग वैसा ही है जैसे इश्क का रंग, थाम लो उन्हें इससे पहले कि वो नदी में समा जाए, अनजान से इन एहसासों को कोई किनारा मिल जाए। बारिश के गीले निशान रह जाते हैं जैसे थमने के बाद, वही रह जाते हैं वैसे ही दो प्रेमी मिलने के बाद। और बादलों से जब चांद निकलता है सावन की बेताबी में, हाय दो दिलों का वो खो जाना शरबती शाम में। पानी संसार है, पानी ही जीवन है, मोहब्बत जीने की वजह है, हमारे होने का एहसास है। दोनों को संभालो, दोनों को साफ रखो, पानी से मोहब्बत करो और मोहब्बत में पानी न बहाओ। लहरों संग उछलो और नदियां जैसे बहते चलो, यही जिंदगी है। फिसलते रेत से लिपट कर वो एक दूसरे में समा जाते हैं जैसे, वैसे ही जिंदगी की मुश्किलों को बाहों में भरकर जी लो हर पल। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता थी आपकी मनाली जी। बिल्कुल एकदम प्रेम रस में डूबी हुई, सावन और बारिश की फुहारों का पूरा वर्णन करती हुई, बहुत ही रोमांटिक पोयम काइंड ऑफ। जी, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत बढ़िया। मैंने पहली बार सुना है आपकी कविता मनाली जी, मुझे अच्छी लगी आपकी और कविता। बहुत बहुत गहरी भी कविता थी इनकी, बहुत गहराई थी कविता में। बहुत 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 थैंक यू। मैसेज देने की बहुत कोशिश। सुंदर कविता।
सावन का थैंक यू। पूरा चित्र है भावनाओं के साथ। बिल्कुल। तो हमारा आज की काव्य गोष्ठी का एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सेकंड राउंड स्टार्ट करती हूँ। तो मैं दोबारा से आमंत्रित करती हूँ हमारी सबसे पूजनीय आदरणीय कनुप्रिया चौहान जी को, जो प्लीज आप अपनी सेकंड पोएम प्रेजेंट करिए कनुप्रिया जी। उनको शायद आवाज नहीं आ रही है, मैं उनको एक बार कॉल कर देती हूँ। आपका नंबर है सेकंड। मुझे कनुप्रिया बोलना जी है? आप सुन। मुझे? जी जी। हाँ, अभी मैं बोल सकती हूँ ना? अच्छा ठीक है। अरे हाँ। क्या हो गया? अम्म, माझं चेहरा होते अच्छा माझं चेहरा शुरू करूं? जी। अच्छा, पहली कविता तो आप लोगों ने सुनी, श्रृंगारिक कविता थी। अब कुछ हटकर है, लेकिन आप लोगों की कविता मैं सुन नहीं पा रही हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत दुख हो रहा कोई है बात मुझे, लेकिन फिर भी नहीं। सुन लिया करूंगी बाद में। दूसरी कविता है विसंगति। व्यथित मन पर शिथिल था घन सा तन, कारागृह में जकड़ा मस्तिष्क, म्लान निशब्द अधर, विस्मित से नयन, क्लांत दूरस्थित छायासी मलिन, व्याघ्र सम आक्रांतित पर विचाराधीन, जठराग्नि की धधकती ज्वाला शमित करने का सामर्थ्य खोकर, द्विगुणित तरल भाव में उपज कर कोशिकाओं के उद्वेग को प्रज्वलित करती, नव नवोदित पीड़ा का भार वहन करते हुए, कपोलों में धसती आंखों के नीचे, नव नवोदित पीड़ा का भार वहन करते हुए, कपोलों में धसती आंखों के नीचे की कालिमा, काया के क्षीण अवस्था का अवलोकन करती, किसी अज्ञात भाव से प्रश्न करती, संभ्रमित, किस पाप कर्म से दंडित अग्नि परीक्षा को उद्यत, कंपायमान हृदय तीव्रता से द्रवित क्यों हो चला? क्या शेष रह गया है? क्या शेष रह गया अचेष्ट अवस्था में और कुछ खोने को? क्या शेष रह गया अचेष्ट अवस्था में और कुछ खोने को? धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना आपकी कनुप्रिया जी। किस बहुत ही सुंदर। बहुत ही। माझा वाटा पण और बहुत ही मीनिंगफुल है कि मैंने लाइफ के बहुत फेजेस का असहाय अब महसूस कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब मैं नेक्स्ट दोबारा से आमंत्रित करती हूँ शशिकला जी को, कि वो मंच पर आकर अपनी दूसरी कविता सुनाएं। थैंक यू। पहले एक मुक्त छंद, अभी गुरु पर से है आज का, तो उस पर से बिल्कुल छोटा है। जिंदगी की ठोकरों से मिलते हैं जो पाठ, जिंदगी की ठोकरों से मिलते हैं जो पाठ, उसके आगे बड़े ही कौन है, चाहे सारी दुनिया के दिए हुए पाठ, सारे दुनिया के दिए हुए पाठ। अभी बिल्कुल है सही बात। आंखें, मेरी कविता दूसरी कविता पुरानी है और उसका शीर्षक है आंखें। देखिए आंखें क्या क्या करती है, सुनिए। हम्म। ये आंखें भी कुदरत का दिया क्या अनमोल करिश्मा है। इनमें सपनों का एक संसार बसा है, इनमें सपनों का एक संसार बसा है, इच्छाओं का अंबार लगा है, इच्छाओं का अंबार लगा है। आंखें दिल की मौन भाषा है, आंखें दिल की मौन भाषा है,
पल पल में बदलते भावों का कल कल बहता झरना है। पल पल में बदलते भावों का कल कल बहता झरना है। कवियों शायरों ने इन्हें शराबी, नशीली, शर्मीली, गुलाबी, बोलती, जादुई तोहफों से नवाजा है। कवियों कवियों शायरों ने इन्हें शराबी, नशीली, शर्मीली, गुलाबी, बोलती, जादुई तोहफों से नवाजा है। ईश्वर ने इन्हें गुस्सा, प्यार, संदेह, दुख, निराशा, आश्चर्य, नफरत, सारे भाव मौन रहकर बोलने के हुनरों से बख्शा है। सारे भाव मौन रहकर बोलने के हुनरों से बख्शा है। कुछ हुनरबाज ऐसे होते हैं कुछ हुनरबाज ऐसे होते हैं दूसरों की आंखों की मौन भाषा बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। दूसरे की आंखों की मौन भाषा बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। ऐसे बंदे सबके दिलों में अनायास ही राज करते हैं। आंखों में तैरता सैलाब ये दिल के दर्द खुशी का मौन प्रतिबिंब है। आंखों में तैरता सैलाब ये दिल के दर्द खुशी का मौन प्रतिबिंब है। आंखें लड़ती है, भिड़ती है, चार होती है, इजहार करती है। आंखें लड़ती है, भिड़ती है, चार होती है, इजहार करती है। दिलों में भी आंखें झांकती है, दिलों में भी आंखें झांकती है। वक्त आने पर नजरें चुराती भी है, वक्त आने पर नजरें चुराती भी है। इनकी एक खासियत एकदम विरली निराली है। इनकी एक खासियत एकदम विरली निराली है। इन दो आंखों में गजब का तालमेल है। इन दो आंखों में गजब का तालमेल है। या फिर कुदरत का कोई अजीबोगरीब करिश्मा है, या फिर कुदरत का कोई अजीबोगरीब करिश्मा है। ये एक दूजे में कभी झांक नहीं सकती, ये एक दूजे में कभी झांक नहीं सकती, एक दूजे को कभी देख नहीं सकती। फिर भी एक समय पर दोनों एक ही भाव दिखाती है। फिर भी दोनों एक समय पर एक ही भाव दिखाती है। ये कुदरत का अजीबोगरीब करिश्मा है। ये कुदरत का अजीबोगरीब करिश्मा है। ये कुदरत का अजीबोगरीब करिश्मा है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर रचना आपकी शशिकला जी। आंखों का बहुत ही सुंदर और गहन वर्णन आपने किया है कि किस तरह आंखें रहती तो साथ साथ हैं पर नदी के दो किनारों समान होती हैं, जो साथ तो चलते हैं बट मिलते कभी नहीं हैं। उनको पता है कि दूसरा किनारा क्या कर रहा है, बट मिल नहीं सकते, एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। बट अगर साइंस के हिसाब से बात की जाए तो आंखें पीछे से कनेक्टेड होती हैं, मतलब आगे से भले वो आपका ऐसा दिख रहा विज्ञान है है, बट वो आपका हाँ, ज्ञान है। बट हाँ, ये दे मैंने आर पूछा कनेक्टेड। था डॉक्टर से ये कविता सुनाने से पहले। बोले साहित्यिक भाषा अलग होती है कि भाई आंखें हाँ, एक दूसरे को साहित्य देख नहीं सकती। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन सब हमारा चलता है। हाँ, हाँ। बाकी तो लेकिन आपने बहुत सुंदर वर्णन किया है, बहुत ही भावपूर्ण और बहुत सुंदर वर्णन, बहुत बढ़िया। तो अब मैं दोबारा से अभिलाषा जी को आमंत्रित करती हूँ अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने के लिए। अभिलाषा जी, प्लीज़ अपनी कविता प्रस्तुत करिए। दोबारा मैं मंच का आभार प्रकट करती हूँ और आप सभी का। दूसरी कविता है, चूंकि बारिश हो चुकी है, सावन हो चुका है, तो फिर मेरी प्रस्तुति है वो मेहंदी पे है। तो मेरी कविता कुछ इस तरह है। जैसी चटक चुनर रंग मेरी, वैसी मेहंदी मन रंग चढ़ा। जैसी चटक चुनर रंग मेरी, वैसी मेहंदी मन रंग चढ़ा। चांद से रोशन तारे सब, ख्वाब प्रीत का रंग चढ़ा। ना मौसम का कोई रंग चढ़ा, ना धूप की कभी तपिश भी लगी। जब दुआ बनी सब राह मेरी, मेहंदी का रूप निखर के चढ़ा। मेहंदी का रूप निखर के चढ़ा। ना मौसम का कोई रंग चढ़ा, ना धूप कभी तपिश सी लगी। जब दुआ बनी सब राह मेरी, मेहंदी का रूप निखर के चढ़ा। हाथ की रेखा जब बंद धागों सी, आंख की रेखा जब बंद धागों सी। ख्वाब की कलियां मोती सी, धड़के बन इत्र सी दिल में। मेहंदी का रंग चढ़ा दिल में। मन्नत के धागे बांध दिए, मन्नत के धागे बांध दिए। इबादत संग गलियारों में, जब दिल की धड़कन एक हुई। मेहंदी सुर्ख सी लाल हुई,
मेहंदी भी सुर्ख सी लाल हुई। हिमगिर सी कट कुछ बातें थी, हिमगिर सी कट कुछ बातें थीं जो अक्सर शोर मचाती थीं। विश्वास दिया बाती बन जल कटुता को पी पिघलाती थीं। मेहंदी का रंग था यूं महका, मेहंदी का रंग था यूं महका, मन फुलवारी सी महक गई। मन कहता है कोई रूठे ना अब, मेहंदी का रंग महक ना छूटे अब। खुशियों की बात जहां पर है, मेहंदी खुश रंग वहां पर है। खुशियों की बात जहां पर है, मेहंदी खुश रंग वहां पर है। आंखें जुगनू बनकर चमके, तेरे ये विश्वास की मेहंदी है, तेरे विश्वास की मेहंदी है। मुराद तेरे ही नाम की मेहंदी लगे मेरे इन हाथों में। मेरी चूनर सा जैसा पक्का रंग हो, हरदम मेरे हमराज की मेहंदी, हरदम मेरे हमराज की मेहंदी। ये थी मेरी मेहंदी पे एक रचना। बहुत ही प्यारी रचना। अच्छा, जैसे हम लोग क्या ये कहते हैं ना कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, मतलब आपकी सास आपको कितना प्यार करती है, आपका पति आपको कितना प्यार करता है, उसके हिसाब से मेहंदी का रंग चढ़ता है। तो आई थिंक सब जगह यही कहा जाता है कि सभी जगह जितने गहरे भाव उतना गहरा रंग। तो बहुत ही सुंदर रचना, मतलब मेहंदी को आपने इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया कि धूप का असर नहीं, तपिश का कोई असर नहीं, बस भाव हैं जो मेहंदी का रंग सारा निखार के ला रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं दोबारा से अल्पिता जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने के लिए। अल्पिता जी, आपका स्वागत है। आराम से। अब मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है खामोशी के पीछे। खामोशी के पीछे कभी, खामोशी के पीछे कभी गहरा दर्द छुपा होता है। खामोशी के पीछे कभी गहरा दर्द छुपा होता है। अपना हमदर्द जो होता है वही तो जान पाता है। अपना हमदर्द जो होता है वही तो जान पाता है। खामोशी के पीछे कभी गहरा राज छुपा होता है। खामोशी के पीछे कभी गहरा राज छुपा होता है। थोड़ा वक्त निकल जाने पर, थोड़ा वक्त निकल जाने पर धीरे धीरे पता चलता जाता है। थोड़ा वक्त निकल जाने पर धीरे धीरे पता चलता जाता है। खामोशी के पीछे कभी दुश्मनी भी छुपी होती है। खामोशी के पीछे भी दुश्मनी भी छुपी होती है। किसी सहेली की तरफ से, किसी सहेली की तरफ से जो कभी सोचा भी न हो, ऐसी बातें पता चल जाती है। किसी सहेली की तरफ से जो कभी सोचा भी न हो, ऐसी बातें पता चल जाती है। खामोशी के पीछे कभी प्यार भी छुपा होता है। खामोशी के पीछे कभी प्यार भी छुपा होता है। हम पहले पहल करें तो, हम पहले पहल करें तो इजहार भी हो जाता है। हम पहले पहल करें तो इजहार भी हो जाता है। रिश्ते निभाना एक कला है। रिश्ते निभाना एक कला है। मन को बड़ा करना एक स्वभाव है। मन को बड़ा करना एक स्वभाव है। किसी की कमी को छुपा देना बड़प्पन है। किसी की कमी को छुपा देना बड़प्पन है। और किसी समूह में काम करने के बाद भी किसी को न बताना महानता का प्रतीक है। किसी समूह में काम करने के बाद भी किसी को न बताना महानता का प्रतीक है। खामोश इंसान भगवान का रूप हो सकता है। खामोश इंसान भगवान का रूप हो सकता है, क्योंकि खामोशी के पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है। क्योंकि खामोशी के पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है। वाह, क्योंकि खामोशी के पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है।
बहुत ही सुंदर रचना आपकी अल्पिता जी। और खामोशी को जिस तरह आपने प्रस्तुत किया ना, मैंने भी एक कविता लिखी थी खामोशी के ऊपर। उसकी हाँ कुछ हाँ 1-2 लाइन्स बताती हूँ। खामोशी हाँ का शोर हर शख्स अपने हिसाब से सुनता है। किसी को उसमें हाँ सिर्फ खामोशी सुनाई देती है, तो किसी को पूरी बात समझ आ जाती है। हाँ माना कि हर शख्स इस दुनिया में गमगीन है, लेकिन सबसे बड़ा गम ये है कि सुनने वालों के दिल बहुत महीन हैं। और बहुत बढ़िया। जब जो खामोश इंसान है ना, जब वो देखता है कि कोई कोई नहीं है उसे सुनने वाला, तो मायूस होकर वो और खामोशी इख्तियार कर लेता है। तो खामोशी के हाँ मायने जो होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। बिकॉज़ हाँ पता नहीं मन में कितना उमड़-घुमड़, तूफ़ान और ये सब चीज़ें चल रही हैं और हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो खामोश हाँ हाँ इंसान तो बहुत ही गहरा एक इम्पैक्ट छोड़ता है वो आस-पास के लोगों पर। और प्लस जो आपने बोला कि आप किसी की हेल्प करिए और फिर आप उसे मतलब ये आपका बड़प्पन भी दिखाती है कहीं-कहीं पे कि आप उसे उस तरह से प्रोजेक्ट मत करिए कि हाँ, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये हाँ हाँ काफ़ी सारा आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत बढ़िया, हाँ, मतलब अपने बहुत आप अच्छी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे जी, हैं, है ना? जी, अपना जी, बड़प्पन जी। हाँ, दिखाना एक मिनट, जरूरी नहीं। चलो आपने वो अब जो बताया दूसरी। ना कि बड़प्पन मतलब कोई काम करके बताना नहीं चाहिए, तो उस पर मैं हाँ 4 पंक्ति सुनाती हूँ, बहुत गहरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, लगते हैं बिल्कुल। हजारों के हाथ, लगते हैं हजारों के हाथ, तब होता है कोई काम, कोई होता हुँ, है पर्दे के पीछे, तो कोई बन जाता है आफताब। पर कोई यह न बिल्कुल। समझे मेरे यार, तू अकेला ही हुँ, उठाता है सारा भार। कोई यह न हुँ, समझे मेरे यार, तू अकेला ही उठाता है सारा भार। कोई बिल्कुल, भी बिल्कुल। काम, कोई भी काम, कोई भी संस्था, कुछ भी हुँ, होता है, वो अकेले का नहीं, हुँ। सबका ही समूह से ही होता है वो काम। संस्था तो एक बड़ी चीज़ हो बराबर। गई, घर में भी आप देखिए ना कोई भी काम अगर मिल के किया जाए तो बहुत ईज़ी हो जाता है और बहुत अच्छे से वो काम होता है। तो किसी एक को हम क्रेडिट दे ही नहीं सकते किसी भी चीज़ का। बिल्कुल कोई सही। भी काम, हम कोई संस्था भी चलती है तो सबके सहयोग से चलती है, कोई भी कुछ भी अकेला नहीं कर हाँ सकता। घर तो बराबर। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। घर बिल्कुल, तो हाँ, बिल्कुल। हुँ, मिलके हो सब सकता है मौन करके काम। करते हैं ना, अपनी किसी की अच्छा, किसी की बुराइयों को छुपा लेना, ये जो हुँ, है ये बहुत खामोशी, बड़ा हाँ, ये अगर हो तो हुँ। सारा पूरा यानी ज्वाइंट फैमिली भी अच्छी तरह से चलती है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो एक बिल्कुल। खासियत सारे होनी चाहिए मनमुटाव हाँ, कि हम किसी के खामोशी का अवगुण को हुँ, खामोशी से हुँ, छुपा, हुँ, हुँ। हाँ सब मुझे उससे डूबना बॉन्ड भी नहीं बनता पीटना है चाहिए। छोड़ने नहीं हाँ, चाहिए। उससे हाँ एक बॉन्ड भी बनता है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं क्रिएट होती। बहुत इम्पोर्टेंट हाँ होता है हाँ, वो। बिल्कुल। बराबर। सही बात। अब मैं फिर से सुबुही मैडम को आमंत्रित करती हूँ अपनी दूसरी रचना सुनाने के लिए। स्वागत है थैंक मैडम यू आपका फिर से। थैंक यू अल्पिता जी। जो मेरी दूसरी कविता जैसे अल्पिता जी आपने बोला ना मुझे भी नारी और स्त्री इन सब पे लिखने का बहुत शौक है। तो मेरी जो अगली अच्छा। कविता है उसका शीर्षक है नारी। कविता कुछ इस हाँ प्रकार है। नारी तुम शक्ति हो भक्ति हो प्रभु की लीला की अभिव्यक्ति हो कण-कण में तुम में तुम सृष्टि की विज्ञप्ति हो तुम ही पुत्री तुम ही सखी तुम ही बहन तुम ही माँ हो तुम ही प्रेमिका तुम ही पत्नी तुम ही इस जहां का आसमां हो कमजोर नहीं हो कोमल हो आजादी की नींव हो मील का पत्थर हो त्याग की मूरत ममता की मूरत हो देवी का प्रारूप हो ईश्वर का आशीर्वाद हो माँ सरस्वती के समान कंठ में विराजमान हो माँ काली के समान दुष्टों के विनाशक हो माँ लक्ष्मी के समान समृद्धि का प्रतीक हो माँ दुर्गा के समान साहस का आधार हो योद्धा बन हर परिस्थिति में परिवार की रक्षक हो ममता का आंचल फैलाए तुम सबका रक्षा कवच हो सहजता और सरलता का जीता जागता प्रमाण हो मुस्कुराकर पार कर जाए जो सारे विघ्न तुम वह बाण हो नारी बेचारी है अबला है यह कहकर शोषित बहुत हो चुकी हो अब न सुनेगी अब न सहेगी तुम सशक्तिकरण की प्रेरणा हो आंसुओं की अविरल धारा हो सहनशीलता साहस और शक्ति का पिटारा हो जगत जननी स्वाभिमानी सर्वगुण संपन्न हो समाज की नई आशा हो बुलंदी की परिभाषा हो नई सभ्यता नया ज्ञान तुम ही संस्कृति की नींव हो वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत दया त्याग की मूरत हो कभी लक्ष्मीबाई कभी सरोजिनी नायडू तुम ही महादेवी वर्मा हो आशा पल्लवित आंखों में पोषित तुम ही नए भारत की पहचान हो हर व्यवहार में सक्षम तुम ही नीड़ का निर्माण हो इंदिरा गांधी प्रतिभा पाटिल या फिर द्रौपदी मुर्मू आदि से अंत तक नारी तुम महान हो आदि से अंत तक नारी
तुम महान हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बड़ी थैंक बहुत यू। सुंदर। स्त्री शक्ति के इतने रूप आपने उसमें दिखा दिए, घर से लेके मतलब पूरे अपने देश, जिन्होंने अपना नाम सबको ऊंचा समेट किया है, लिया। हर सबको। तो बहुत मतलब एक कविता में इतना गहरा सब सारा अर्थ कुछ धन्यवाद। हाँ बता सब। दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी कविता सुनने में। थैंक यू। थैंक यू। सुंदर। मनाली जी, अब मैं दोबारा से आपको आमंत्रित करती हूँ अपनी दूसरी कविता पाठ करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जुलाई का महीना है। अगर आप सबको याद होगा तो 26 जुलाई कारगिल दिन है, दिवस, कारगिल दिवस जिसे कहा जाता है। आज 10 जुलाई, कुछ ही दिन बचे हैं, तो मैंने सोचा इस महीने क्यों ना ये कविता पेश की जाए। मैंने ये कविता पिछले साल लिखी थी कारगिल दिवस की 25वीं सालगिरह पे। आज वो सुनाना चाहती हूँ। ये समर्पित है अपने सारे सैनिक भाइयों के लिए, एंड स्पेशली जो कारगिल की लड़ाई में शामिल थे उन सब के लिए। वीरता के नए चेहरे दिखाए आपने, कायरता की नई तस्वीरें दिखाई उन्होंने। ये पाकिस्तान के लिए है। वीरता के नए चेहरे दिखाए आपने, कायरता की नई तस्वीरें दिखाई उन्होंने। रक्त बहा आपका, हम सब बस बिस्तर पे सोते रह गए। जब आप तिरंगे में लिपटे घर आए, बस उस वक्त हमारे सारे आंसू बह गए। जवानी आपकी बर्फ में सिमट गई, उससे जो ज्वाला उठी वो आज तक जलती है। शूरता इतनी कि हिमालय भी नतमस्तक हो गया। बहादुरी इतनी, सारे पहाड़ के रोंगटे खड़े हो गए। विजयी तो आप हुए अपनी मातृभूमि के कर्तव्य के प्रति, पर इसकी कीमत न जानी किसी ने। हम अपनी बाली उम्र में थे, आपके जोश और जुनून ने जीवन भर की सीख दी। आपकी कुर्बानी को हम अपने हर श्वास में जिंदा रखे हैं। शब्द तो सबके पास होते हैं, पर सीने पे गोली खाने का जिगर सब में नहीं होता। देशभक्ति तो बहुतों के पास है, पर सामने से घुस के चीर डालने का साहस सब में नहीं होता। आज आप होते तो कैसे होते? थोड़े प्रौढ़ होते, कितने बड़े, थोड़े मोटे, थोड़े सफेद बाल और हजारों मुस्कुराहटें। आप लोग आज यहाँ नहीं हैं। आपका स्पर्श नहीं है उन घरों में, पर आपका स्पर्श है हिमालय के हर कण कण में। हवाओं में आपके गाने हैं, मिट्टी में आपकी सुगंध है, चोटी पे आपके चेहरे हैं, हिमालय के दिल में आपका वास है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली नस्लों को आपके किस्से सुनाएंगे, जलती हुई लौ को न बुझने देंगे। वचन है आपसे हिमालय की, वचन है आपसे हिमालय की, आप ही की तरह इसकी रक्षा करते रहेंगे। हिमालय हमारी शान है, तिरंगा हमारी पहचान है, और ये जाबाज इसकी रूह है। हिमालय हमारी शान है, तिरंगा हमारी पहचान है, और ये जाबाज उसकी रूह है। आप सबको हम सब की कृतज्ञता से भरे शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। धन्यवाद। वाह, बहुत क्या ही पोएट्री, सुंदर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपकी रचना। देशभक्ति, और पूरा देशभक्ति है। हम्म, इस पे मुझे ना एक गाना याद आ रहा है। वो एक है नहीं, आलिया भट्ट वाली मूवी का, ए वतन हाँ, वतन मेरे आबाद रहे तू जहाँ रहे जहाँ में शाद रहे तू, है वतन मेरे वतन। तो हमें लगता है ना, ये वाली फीलिंग सब भारतीयों के मन में है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सब डिवीजन और डिवीजन, व्हाटएवर इट इज। ये सभी भारतीयों के मन में एक जनरल फीलिंग है कि मेरा भारत महान, और तिरंगा पे तो कोई आंच आनी नहीं चाहिए। मतलब मेरा तो ऐसा हाल है कि अगर जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद रोड पे ऐसे लोग तिरंगा फेंक देते हैं ना, वो भी मुझे देख के इतना दुख होता है। मैं जितना उठा सकती हूँ मैं उठा लेती हूँ कि भाई उस पे पैर पड़ रहा है, उस पे गाड़ियों के टायर आ रहे हैं, मतलब ठीक है वो जिसने भी फेंका हो, बट मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरे देश का तिरंगा है। तो चल। ये आई इस थिंक पर ये भी मैंने सबकी एक एक कविता लिखी है,
कभी हाँ जब होगा समय कभी किसी इवेंट में 15 कुछ अगस्त वगैरह तो कुछ एक सुना दो कुछ वही एक की दो सड़क लाइन पर तो जो सुनाइए। फेंक देते हैं ना, हम्म ऐसे ही जगह हम्म पे हम्म, उस पर लिखी है मैंने कविता। हाँ मुझे बहुत दुख होता है कि कल तक तो आप 15 अगस्त को उसको अपने बाइक में और ऑटो में और हाँ, ऐसे हाथ में लेके घूम रहे वही थे लिखा है और मैंने शाम सर, होते ही मेरी आपने कविता फेंक में यही दिया। लिखा है। हाँ एक मतलब बुक में क्यों करते हैं पब्लिश लोग हुई ऐसा। है, एक बुक में हिंदी मतलब स्वतंत्रता की जो बुक होती है, उठो वीर हाँ के, ऐसा वो जो कविता का है बुक है, हाँ उसमें हाँ प्रिंट हुई है वो मेरी, हाँ पब्लिश हुई है। नहीं बहुत बढ़िया बहुत अच्छी रचना आपकी बना ली थी। मतलब एक हमने जुलाई मंथ में जो कुछ भी हम कर सकते थे, सावन हो गया, कर लिया। कारगिल हो गया, बारिश हो गई, बूंदे हो गई, नारी हो गई, माँ बेटी, हमने ऑलमोस्ट हर चीज पे डिस्कशन किया है आज की काव्य गोष्ठी में। तो बहुत ही एक मतलब मल्टीपल हमने एस्पेक्ट्स को टच किया और बहुत प्यार से हमने इसको प्रस्तुत किया। और मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करती हूँ इस काव्य गोष्ठी में आने के लिए, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ अनुपमा मैम और अजय जी का, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। हालांकि मैं उतना नहीं एक्टिव रहती हूँ, बट स्टिल उनको ये रहता है कि नहीं आप इस बार होस्ट करिए, तो मतलब मैं उनको कभी मना नहीं कर सकती। अजय सर को तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकती, ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। और अजय सर अभी भी बैक स्टेज में हैं, वो जो हमें सुन रहे हैं। थैंक यू अजय सर, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, और हम सबको अपनी बहनें और भाभी, आई थिंक अभिलाषा जी आपको वो भाभी कहते हैं। सब मतलब उन्होंने सबसे सबसे उनका एक अलग कनेक्शन है और बहुत और प्यार से वो मुझे अपने सब मुझे दीदी मेंबर्स को कहते हैं, रखते मुझे दीदी कहते हैं। हैं। हाँ तो सबको बहुत प्यार से सारे मेंबर्स को रखते हैं वो, और सबको बहुत अच्छा, जो न्यू कमर्स होते हैं उनको भी वो बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, आप सपोर्ट लिख करते सकते हैं। हैं। हाँ बहुत ज्यादा, और प्लस सबको तारीफ से थोड़ा एक प्रोत्साहित करते मोटिवेशन। हैं, सबको हाँ प्रोत्साहित करते हैं, सब हाँ सब। एक मोटिवेशन भी मिलता है ना जब आपकी कोई तारीफ करता है कि अच्छा मैंने तो 2 लाइनें लिखी थी, इस पे इन्होंने इतना लिख दिया, तो चलो ठीक है थोड़ा और हम भी हम्म, कोशिश करते हैं। एक ये आता है अंदर से कि ठीक है। प्रेरणा और मिलती है अनुपमा, बस से, हाँ एक अनुपमा मैम प्रेरणा तो है मिलती ही है। हमेशा। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ अनुपमा मैम का, अजय जी का और रूपाली मैम का, और सभी एडमिन टीम का। मैं भी एडमिन टीम का हिस्सा हूँ, बट और भी बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में। तो मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मुझे इस मंच का हिस्सा बनाने के लिए और मुझे इतना सम्मान देने के लिए। तो आज की काव्य गोष्ठी बहुत ही बढ़िया रही। तो धन्यवाद। गुड नाइट। गुड गुड धन्यवाद मैम। धन्यवाद।